हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है, लेकिन इकोलॉजी का ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इससे पहले अपन ने बायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ लिया या फिर लिविंग कंपोनेंट्स को अपन ने पढ़ लिया, और अब हम एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पिछला रिकॉल कर लेते हैं कि ओडम ने सबसे पहले परितंत्र को दो भागों में बांटा। ठीक है, कुछ उन्होंने बायोटिक कंपोनेंट्स बताए तो कुछ उन्होंने एबायोटिक कंपोनेंट्स बताए। बायोटिक कंपोनेंट्स जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, कोई भी जैसे कि एटमॉस्फेयर के आसपास, एटमॉस्फेयर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, तो वो सब किसके अंदर आएंगी? एजैविक कारक या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। हम एक बार इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। एबायोटिक के अंदर देखिए कुछ एनऑर्गेनिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कार्बनिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ कार्बनिक एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कार्बनिक हम कहें अजैविकीय कारक होते हैं। उसके अलावा कुछ क्लाइमेट फैक्टर होते हैं या फिर हम कहें जलवायु कारक होते हैं, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। ये सब तीन चीज़ें मिलाकर एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट फैक्टर। एक एक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके क्या आते हैं? जैसे कि वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड सो ऑन। ऐसे ही कुछ हम कहें सब्सटेंस आते हैं। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। और ये सब किस तरीके से एक साइकिल के रूप में ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं और इनकी एक साइकिल चलता रहता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जिसे अपन बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब चलती हैं। इनको जब अपन बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारे जो साइकिल चलते हैं इनमें जैसे कार्बन है, कार्बन की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है, कोई ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम कहें कोई भी पादप है या कोई भी एनिमल है वो कंज्यूम नहीं कर सकता, तो वो पहले अपनी फॉर्म चेंज करेगा, फिर फॉर्म चेंज करने के बाद जो आगे उसका ऑर्गेनिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म चेंज करते रहते हैं जिससे इनकी एक साइकिल बन जाती है, जिसे अपन बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम में इनका रोल होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और हम इन्हें भोजन के रूप में कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, दूसरी अपन बात करें प्रेजेंट आइदर इन द बायोमास और इन द एनवायरनमेंट, यानी कि ये हम कहें किसी भी जैव भार के रूप। जैव भार का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का भार, जीवित ऑर्गेनिज्म का भार क्या कहलाता है? जैव भार या फिर बायोमास कहलाता है, या फिर ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी देखने को हमें मिल जाते हैं। बायोकेमिकल स्ट्रक्चर दैट लिंक द बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ये बायोकेमिकल जो स्ट्रक्चर है ये लिंक करते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपस में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तीसरा है क्लाइमेट कंडीशन, से अपन कहते हैं जलवायु कारक। जलवायु कारक या फिर फिजिकल फैक्टर जिन्हें अपन कहते हैं, जैसे कि आपका एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर आदि। ये सब क्या है? क्लाइमेट कंडीशन है, आसपास की एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए जैसे एयर है तो एयर में कोई लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन एयर खुद क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इसी तरीके से वाटर है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है, पीएच है, मॉइस्चर है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं, या फिर हम कहें एबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट। अब अपन आगे वैसे बहुत सारे हम कहें एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर। लेकिन अपन दो इस वीडियो में मेजर रूप से बात करेंगे, दो, लाइट की और टेम्परेचर की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? या कोई भी हम कहें तापमान, जैसे हिंदी में कहा जाता है, तो ताप किसी भी पदार्थ की ऊष्मा के मापन का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है, या उसकी ऊष्मा, उसमें ऊष्मा है या एनर्जी कितनी है, ठीक है, हीट कितनी है। तो एक तरीके से हम मेज़र करेंगे, तो मेज़र करने का काम कौन करेगा? तापमान करेगा। वही बता सकता है कि ये गर्म है या वो ये ठंडा है। ठीक है, और एक दूसरे से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन कितना गर्म है, कौन कितना ठंडा है। टेम्परेचर को मेज़र करने का काम थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। और जो टेम्परेचर है ये एक मेन एबायोटिक फैक्टर है, किसका? हम कहें किसी भी इकोसिस्टम का। ये प्रत्येक माध्यम में रहता है, जैसे कि आप जल में ले लीजिए, वायु में, मृदा में, तो इनका एक विशिष्ट टेम्परेचर होता है जिसको ये प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर एक एनिमल है या पर्टिकुलर एक प्लांट है, उसका भी अपना एक विशेष तापमान होता है, एक निश्चित टेम्परेचर रहता है उसका। ठीक है, दूसरी अपन बात करें कि पृथ्वी पर यानी जो हमारी अर्थ है, इस पर जो तापमान है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे अपन लाइट की बात करते हैं तो लाइट का प्रमुख स्रोत सूरज है।
ठीक है। इसी तरीके से तापमान का भी एक प्रमुख स्रोत होता है, वो प्रमुख स्रोत कौन सा है, वो भी सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी आती है उसी से टेम्परेचर जो है वो बढ़ता घटता रहता है। तो सूरज से जो लाइट आ रही है या सूरज से जो ऊर्जा आ रही है वो किस एरिया पर पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, उसी हिसाब से पृथ्वी को डिवाइड अपन कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो तापमान घटता हुआ जाता है, ठीक है। लेकिन भूमध्य जो रेखा होती है उस पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सूर्य की जो लाइट है वो सीधी उस पर पड़ती है, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। हम कहें इट्स रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट। अब देखिए प्लांट और एनिमल पर किस प्रकार से तापमान प्रभाव करता है। तो तापमान का जंतुओं और पादपों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। प्रत्येक जीव का एक हम कहें तापमान रेंज होती है, एक टेम्परेचर की रेंज होती है। इस रेंज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर या इससे कम टेम्परेचर पदार्थ पादप है या कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, वो सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपन इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट तापमान परास होता है, टेम्परेचर रेंज होती है जिसको ही वह सहन कर सकता है। इससे कम को वो सहन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा को वो सहन नहीं कर सकता। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिमम रेंज टेम्परेचर की, या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, या फिर इष्टतम तापमान कहलाता है, ठीक है। अधिकांश जीव जंतुओं का जो इष्टतम तापमान होता है वो मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी 4 डिग्री से नीचे वो सहन नहीं कर पाएंगे, टॉलरेंस नहीं होगी, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो, और 45 डिग्री से अबव वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। देखिए आगे, बोथ एक्सट्रीमली लो एंड हाई टेम्परेचर हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। यानी अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं, यही चीज़ें किस पर निर्भर करती है, यही चीज़ किस पर कार्य करती है, एनिमल पर भी सेम तरीके से कार्य करती है, कि दोनों ही एक्सट्रीमली लो या फिर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ये हम सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर का किस तरीके से अफेक्ट करता है, वाटर इज फ्रोजन इनटू आइस क्रिस्टल इन द इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए पादप में कई जगह पर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है, अंतरकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। इनके अंदर पानी जो है वो जम जाता है आइस क्रिस्टल के रूप में, बर्फ़ के छोटे छोटे कण के रूप में पानी जम जाता है, हम जानते हैं, क्योंकि अगर पानी का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाएगा तो पानी वहीं की वहीं जम जाएगा। अब जम जाएगा तो वो रास्ता एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स जो जाने चाहिए उनको फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा तो प्लांट की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की, तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर क्या करता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। ठीक प्रकार से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो पाती, जैसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ईटीसी। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उनकी जो दर है, ठीक है, उनकी जो हम कहें रेट है वो डबल हो जाती है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1/2 का रूल है ये, ठीक है, कि यदि 10 डिग्री टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी दर है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, उनकी जो रेट है वो डबल हो जाएगी, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखिए कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो तापमान को नियंत्रित भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जंतु तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कुछ जंतु होते हैं जिसमें आपके मैमल्स आते हैं या फिर बर्ड्स आते हैं, इनमें क्षमता पाई जाती है कि ये अपना तापमान नियत रख सकते हैं, यानी कांस्टेंट रख सकते हैं ये अपने टेम्परेचर को, चाहे वातावरण का तापमान घटे या बढ़े, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका जो फिक्स टेम्परेचर है उसी को रखते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, समतापी या फिर नियत तापी कहलाते हैं। और दूसरे जंतु अनियमित तापी या फिर असमतापी कहलाते हैं। वातावरण के अनुसार ये टेम्परेचर अपना बदलते हैं, ठीक है। यदि गर्मी पड़ रही है तो ये अपने टेम्परेचर को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, यदि ठंड पड़ रही है तो ये अपने टेम्परेचर को गर्म करने का कोशिश करेंगे। अब अपन दोबारा प्लांट की तरफ आते हैं तो देखिए प्लांट पर भी टेम्परेचर का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है कि पौधे जब भी एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हों या वाटर हों, तो इन पर भी तापमान प्रभावित करता है। इन चीज़ों को भी कैसे कि एक हम कहें एक फिक्स टेम्परेचर है, एक आइडियल टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा आइडियल टेम्परेचर है जिस पर कोई भी प्लांट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण करेगा। अब जल का अवशोषण करेगा तो उसके साथ कोई न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे तो प्लांट आसानी से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और तापमान से फिर आपका ट्रांसपायरेशन, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ट्रांसपायरेशन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये भी प्रभावित होते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स का तापमान के साथ रिप्रोडक्शन भी कनेक्ट है यानी जुड़ा हुआ है। तापमान और प्रजनन में गहरा संबंध है, हम सब जानते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका एक हम कहें एक टाइम पीरियड आता है, ठीक है, उनकी प्रजनन की ऋतु आती है या फिर समय आता है जिस पर कि उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे अपना हम कहें रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के शरीर में जो टेम्परेचर रहता है उस पर शुक्राणु जनन का कार्य नहीं हो सकता, यानी कि हमारा टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो
तो इस पर हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस पर शुक्राणु जनन कहते हैं, जिसे वो कार्य नहीं हो सकता, यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। इसी के लिए हमारे नेचर ने क्या किया कि हमारे जो टेस्टिस हैं उनको स्क्रोटल जो सैक है उसमें बाहर निकाल दिया बॉडी से बाहर निकालने का रीज़न ये है, आप सब जानते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बन पाएंगे, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया, जिससे थोड़ा सा उनका टेम्परेचर कम हो और आसानी से हम फर्टिलिटी को जो है इंक्रीज कर पाएँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेचर किस तरीके से प्लांट्स या फिर एनिमल को अफेक्ट करते हैं। दूसरा है लाइट की तरफ अपन आते हैं, प्रकाश जिसे हिंदी में कहते हैं। तो प्रकाश का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सूर्य है, और टेम्परेचर बढ़ाने का भी मेन सोर्स क्या है, सूर्य है। इसी तरीके से लाइट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम, आप जानते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है लाइट, विच रेंज फ्रॉम रेडियो वेव्स टू गामा रेज, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य की जो किरणें हैं वो रेडियो वेव्स हैं, और जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की रेडिएशन हैं वो गामा रेज हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा काम है प्लांट के केस में यदि हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस, आपने सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो इसकी अनुपस्थिति में पौधों का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हरे पौधे जो हैं वो फोटो एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड व जल जैसे सरल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखिए कि CO2 और जल मिलते हैं, ऊपर से प्रकाश आता है, प्रकाश की ऊर्जा आती है, फोटोन एनर्जी आती है, और लास्ट में जाके क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इसमें जो मेजर रोल होता है किसका होता है, फोटोन एनर्जी का होता है, या फिर हम कहें लाइट का होता है। लाइट ना हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। दूसरी अपन बात करें, सूर्य के अलावा जो प्रमुख स्रोत हैं पृथ्वी पर प्रकाश लाने के, जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, लेकिन चंद्रमा का जो प्रकाश है यानी मून की जो लाइट है वो भी सूर्य के रिफ्लेक्शन से ही आती है। अब देखिए, कुछ आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं, लेकिन उनका हम कहें आर्टिफिशियल लाइट का सूर्य के प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट को अपन सूर्य की जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर धूप नहीं निकली हुई है तो अपन लाइट की टॉर्च की लाइट जलाए और टॉर्च की लाइट से अपन प्रकाश संश्लेषण करवा रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर परास की रेंज की लाइट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सूर्य से ही पादप उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या, विदाउट लाइट मैनी ऑफ द प्लांट वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी नीड्स टू ग्रो, यानी कि बिना लाइट के प्लांट के केस में तो उनकी जीवन हम कहें संजीवनी है वो कौन है, लाइट है। लाइट मिलेगी तो वो भोजन बनाएंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेंगे, और इस तरीके से फूड चेन आगे चलेगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं कि सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी दैट ग्रीन प्लांट यूज टू क्रिएट शुगर विच रिलीज एनर्जी इनटू द लिविंग थिंग्स। ये हम जानते हैं शुगर क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और एनर्जी को वो रिलीज करता है लिविंग थिंग्स में। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द एनर्जी यूज बाय लिविंग थिंग्स। ये सब भी अपन जानते हैं फोटोसिंथेसिस से किस तरीके से ये एनर्जी को लेते हैं, और फिर किस तरीके से लिविंग थिंग्स उसको वापस अपने एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है ATP के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए लाइट प्लांट्स को किस तरीके से डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, यानी फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। ठीक है, यदि किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, यदि किसी लाइट की इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है। और एनर्जी की हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हम कहें जो प्लांट हैं उनको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट की ज़रूरत होती है। यदि उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी से कम की लाइट मिलेगी तो भी कोई काम की नहीं है, और ज़्यादा की लाइट मिलेगी तो उनके लिए नुकसान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है प्लांट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। दूसरी अपन बात करते हैं क्वालिटी यानी गुणवत्ता की। लाइट की क्वालिटी की अपन बात करें तो लाइट की क्वालिटी का मतलब है उसकी वेवलेंथ से। ठीक है, उसकी तरंग है, उसकी रंग है, उनकी हम कहें तरंग दैर्घ्य से उसका मतलब है कि कितनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। जो सफ़ेद प्रकाश अपन देखते हैं, वाइट लाइट जो अपन देखते हैं, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसे विबग्योर कहते हैं। ठीक है, वायलेट जिसे विबग्योर कहते हैं, जिसे बैंगनी, आसमानी और नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और रेड। ठीक है, विबग्योर से बना है ये 7 रंगों का प्रकाश, जिसे अपन प्रिज्म की सहायता से विभिन्न रंगों में अलग अलग करके देख सकते हैं। जो मनुष्य की जो आँखें हैं वो 390 माइक्रोन वेवलेंथ की से लेके 760 माइक्रोन, ये वेवलेंथ होती है 390 माइक्रोन से लेकर 760 माइक्रोन तक। इतनी तक हमारी आंखें विकिरणों को देख सकती हैं। एनिमल्स कहते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जैसे मधुमक्खियां हैं, वो इंफ्रारेड विकिरण को भी देख सकती है, लेकिन हम इंफ्रारेड विकिरण को नहीं देख सकते। जैसे हमारे रिमोट वगैरह से जो किरण निकलती हैं, रिमोट से, टीवी के रिमोट से जो किरण निकलती है वो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। ठीक है, तो उनको अपन नहीं देख सकते, लेकिन मधुमक्खियां हैं देख सकती हैं। ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जो कई वेवलेंथ को देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ किस वेवलेंथ की रेंज को देख सकते हैं, 390 माइक्रोन से लेकर 760 माइक्रोन तक की को देख सकते हैं। तो क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, एक फिक्स वेवलेंथ की होनी चाहिए लाइट। ठीक है, वो क्वालिटी लाइट होगी किसके लिए,
प्लांट्स के लिए। इसी तरीके से होता है देखिए ड्यूरेशन, यानी अवधि, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है किसी भी प्लांट पर, ये उसकी अवधि डिसाइड करती है, फिर उसे ड्यूरेशन कहते हैं अपन, ठीक। उसके अलावा पौधों में पुष्पन जैसे फ्लावरिंग एंड प्लांट्स, वो भी किस पर निर्भर करता है, ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। पर हम जानते हैं पादप कई प्रकार के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, मिड डे प्लांट, ठीक है। 3 प्लांटों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इन पर हमको 12 घंटे से कम लाइट मिलती है इनको, ठीक है, जिसमें कि आपके कॉस्मास, सोयाबीन, डहेलिया आ जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग डे प्लांट के अंदर इनको हम कहें दिन में 14 से 16 घंटे की लाइट मिलती है। और गर्मियों में फूल देने वाले पौधे इसी प्रकार के होते हैं, क्योंकि गर्मियों में लाइट ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरी बात करें डे न्यूट्रल या फिर मिड डे प्लांट, ये ऐसे होते हैं जो वर्ष भर पुष्पन प्रदर्शित करते हैं, यानी इन पर किसी भी प्रकार की लाइट का न्यूट्रल रहते हैं ये लाइट से, जैसे कि सदाबहार, गुलाब। तो इस तरीके से प्लांट्स को डिवाइड कर लिया गया है ड्यूरेशन के आधार पर कि किसको कितनी लाइट मिल रही है। आगे अपन बात करते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से लाइट से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहला आता है माइग्रेशन, जिसे प्रवासन कहते हैं। देखिए माइग्रेशन का मतलब क्या है, कुछ एनिमल एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, उसे अपन माइग्रेशन कहते हैं, फिर प्रवास करना कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कैसे जंतुओं की बात करते हैं। तो देखिए कुछ जो पक्षी हैं वो अपने जगह स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, चाहे वो प्रजनन के लिए हो या फिर किसी और काम से हो, कुछ समय के लिए वापस फिर वो अपनी जगह पर लौट जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि साइबेरियन क्रेन का आपने नाम सुना होगा। तो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से चलता है, ठीक है। उसके बाद वो भरतपुर में आके घना पक्षी बिहार में आके रुकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको टेम्परेचर थोड़ा कम मिलता है, ठीक है, सर्दियों में थोड़ा कम टेम्परेचर मिलता है, जो कि इनकी ब्रीडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। इसी तरीके से लाइट के लिए भी कुछ जो एनिमल हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ऐसे ही एक स्टेज आती है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि लोग सर्दी के दिनों में या फिर हम कहें कि दिन में जब लाइट होती है तो ये जो एनिमल है ये क्या करते हैं, एक बार में फूड ज़्यादा अपना कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जब टेम्परेचर कम हो या फिर लाइट ना हो तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसके बाद फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट आए, टेम्परेचर ना आए या ना आए। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए नहीं बने हैं, इसलिए ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे बायोरिदम्स कहते हैं। ये हमारे लाइट से किस तरीके से अफेक्ट करता है। देखिए हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक हर एनिमल के, ह्यूमंस के अंदर भी होती है, जो कि ये बताती है कि अब रात है, अब दिन है। जैसे कि हमने अपनी दिनचर्या को ढाल लिया है, जब सुबह होती है तो अपन जग जाते हैं, दिन में काम करते हैं, और रात होने पर अपन सो जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कभी हम जगें और रात होने पर अपन काम करने लग जाएं, फिर दिन में अपन सोएं। अगर ऐसा होता तो पूरा नेचर ही चेंज हो जाता, ठीक है। तो फिर अपन, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस तरीके से बन जाती है। लेकिन अभी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक किस तरीके से है कि सुबह हमें जगना है, अगर आपको कोई ना भी उठाए तो आपके एक फिक्स टाइम पे जग जाएंगे, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बता देगी अब जगने का समय हो गया है। और जब आपको सोने की बात आती है तो वहीं पर आकर आपको जब रात में अंधेरा होने लगता है तो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बता देगी अब आपका सोने का टाइम हो गया, तो आपको नींद आने लग जाती है। जो खाने का टाइम होता है तो आपको फिक्स टाइम पे ही भूख लगने लग जाती है, फिक्स टाइम पे ही आपको चाय की तलब लगने लग जाती है। तो ये कौन फिक्स कर रहा है? ये कर रहा है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। लेकिन आजकल गलत लाइफस्टाइल जीने से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरीके से लाइट है एनिमल्स को अफेक्ट करती है। तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा? टेम्परेचर पढ़ा, लाइट पढ़ा। इसी तरीके से pH, ठीक है, सॉइल, वाटर, ये भी एनिमल्स और प्लांट को अफेक्ट करते हैं, या फिर इकोसिस्टम में इनका जो रोल है वो भी काफ़ी अहम रोल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक एक इकोसिस्टम को लेके कि पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसे होता है, मछली घर या एक्वेरियम का इकोसिस्टम किस तरीके से होता है। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक अच्छी सी कमेंट करें, और किसी दूसरे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।